नमस्कार दोस्तों वैसे तो भारत में शुरू से ही हम देखते आए हैं कि अलग अलग राज्यों में राजनीति जो है वो अलग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन महाराष्ट्र में हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति में फेरबदल हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सीएम बदल रहे हैं, आप भी देख कर ये सोचते होंगे आखिर चल क्या रहा होगा। एक आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से काम कर रही है और वहाँ पर क्या चल रहा है, अंदर में जो इंटरनल जो स्टोरी है वो एक्चुअली क्या है, कौन है महाराष्ट्र का असली सीएम। तो उसको जानने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आरकेएम टॉक्स। बात परिवार की थी, पार्टी तक आई और पदों के अंदर की कहानी सड़क पर आ गई। कभी चाचा भतीजे का प्रेम तस्वीरों से लेकर बयानों तक झलकता था। अब ये नौबत कि हर बात पर अदावत। दोस्तों पिछले कुछ 3-4 साल में जो है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ने सबको हैरान करके रख दिया है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, जैसे कि हम देख रहे थे कि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर हमेशा से इलेक्शन लड़ते आए हैं महाराष्ट्र में, और वहीं पर बीजेपी और शिवसेना मिलकर इन दोनों का सामना करते आए हैं। तो इस बार भी वही हुआ था, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी और उसी के तहत देवेंद्र फडणवीस को जो है वो उन्होंने सीएम बना दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर फेरबदल होने लगे हैं वो आम जनता की समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है शिवसेना ने अपना मुंह बिल्कुल मोड़ लिया था बीजेपी से। उनको लगा कि बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि उद्धव ठाकरे को ऐसा लगा कि उनको सीएम यानी चीफ मिनिस्टर वहाँ का बनना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए उन्होंने बात भी की बीजेपी से, जिसके लिए बीजेपी बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई। तो इसके चलते हुए शिवसेना वहाँ से नाराज होकर उनसे अलग हो गई, और अलग होकर उन्होंने एनसीपी के साथ मिलकर ही अपनी सरकार बनाने की बात कही, और एनसीपी और कांग्रेस उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई जो कि उनके प्रतिद्वंदी थे। और इसके चलते हुए भी वो उनको सीएम का चेहरा बना दिया गया, यानी कि उद्धव ठाकरे ही ने 2-3 साल 2.5 साल जो है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने रहे। शरद पवार महाविकास अघाड़ी के अभिभावक की भूमिका में थे। धीरे धीरे पूरे देश में मोदी विरोधी एजेंडे के सूत्रधार बनते जा रहे थे, लेकिन एक पल में मंजर बदल गया। सवाल ये उठता है कि क्या चाणक्य कहे जाने वाले चाचा भतीजे की चाल भांप नहीं सके, या जानबूझकर सब नजरअंदाज करते रहे, क्योंकि संकेत तो साफ थे जो बता रहे थे कि रोटी पलटी नहीं तो जल जानी तय है। दोस्तों उद्धव ठाकरे भी जब तक सीएम बन के रहे महाराष्ट्र में, उनके भी काम लगभग अच्छे ही थे, वो भी अच्छे से जो है अपनी सरकार को चला रहे थे। लेकिन बीजेपी किसी भी सरकार को अच्छे से नहीं चलने दे सकती। जब उनका सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं की है इस टाइम, तो वो पूरा कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से जो है इस तरीके की सरकार को गिराया जाए। और वो ये भी समझते हैं कि शिवसेना ने जो है उनको धोखा दिया था। लेकिन इसी के चलते चलते बीच में ट्विस्ट आता है, जो एकनाथ शिंदे बहुत बड़े लीडर हैं शिवसेना के, वो शिवसेना को छोड़कर बीजेपी के साथ मिलने की बात करते हैं। और जैसे ही वो शिवसेना से अलग होते हैं तो शिवसेना भी टूट जाती है, और उसके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है कि शिवसेना आखिर उद्धव ठाकरे की है या फिर एकनाथ शिंदे की। जो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी उस पर आखिर किसका अधिकार है। जो अपने 30 से 40 एमएलए को लेकर एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद इस पर केस चलता है, कोर्ट तक बात जाती है कि शिवसेना आखिर किसकी है। तो शिवसेना इस चीज़ में जीत होती है एकनाथ शिंदे की, और एकनाथ शिंदे अपनी जो पहली शिवसेना है बेसिक उसको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों एकनाथ शिंदे के शिवसेना छोड़ने के बाद भी उद्धव ठाकरे को इतनी परेशानी नहीं हुई थी। जब परेशानी हुई कि शिवसेना जो है उनके हाथ से निकल गई है, अब उन्होंने अपनी पार्टी का नाम अलग बदल दिया है। वो शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चली गई, और एकनाथ शिंदे को जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, और एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी जो है उसको सीएम का चेहरा बना देती है, उनको सीएम बना देती है, और जो उप मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है बीजेपी अपनी ही एक गवर्नमेंट फॉर्म कर देती है महाराष्ट्र में, और वो सही तरीके से ही काम कर रही थी, सब कुछ सही चल रहा है महाराष्ट्र में। अभी भी एकनाथ शिंदे वहाँ पर सीएम बने हुए हैं, लेकिन इसी के तुरंत बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है।
एनसीपी जो कि शरद पवार ने जो उसके कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने एनसीपी को बनाया है, एनसीपी को यहाँ तक लेकर आए हैं, जो अहम भूमिका निभाती रही है शुरू से ही इलेक्शंस में कांग्रेस के लिए या फिर अपनी पार्टी के लिए। तो उस पार्टी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। जो उस पार्टी के दिग्गज नेता है या फिर कहूँ कि शरद पवार से आगे जो इस पार्टी को संभालने वाले थे वो अजीत पवार थे, और उनके ही भतीजे वो इस पार्टी को छोड़ने का निर्णय उन्होंने ले लिया है, और वो भी बीजेपी में जाकर मिलने की बात कर रहे थे और मिल भी चुके हैं। वो भी अपने 30-40 एमएलए जो उनके साथ थे उनको लेकर बीजेपी में सम्मिलित हो चुके हैं। अब क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, आखिर किसको सीएम बनाएंगे, यही बातें जो हैं वो बात करने लायक है कि आखिर क्या होने वाला है, कौन इस चीज़ को डिफाइन करेगा कि कौन वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रन कर रहा है। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया, पहले उद्धव ठाकरे थे, उसके पहले देवेंद्र फडणवीस थे, और अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अजीत पवार भी जो है वो शिवसेना से यानी कि एकनाथ शिंदे से भी वो खुश नहीं हैं। तो फडणवीस या फिर भारतीय जनता पार्टी उसको किस तरीके से मैनेज करेगी, क्योंकि इस पर 105 तो ऑलरेडी सीटें थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, और अब 30-40 सीटें एकनाथ शिंदे भी लेकर आ गए हैं, 30-40 एमएलए अजीत पवार भी लेकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से उनके पास जो नंबर चाहिए था उससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ पर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हो चुकी हैं। और अब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया हुआ है, और डिप्टी सीएम वहाँ पर अभी 2 बन चुके हैं, यानी कि फडणवीस को भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया है, और जो अभी नए हैं अजीत पवार, उनको भी खुश करने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया जा चुका है। तो महाराष्ट्र में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि सभी पार्टियां एक साथ हो रही हैं टूट टूट के, इनके पीछे आखिर क्या राज है। तो दोस्तों दूर से देखने में तो यही लगता है कि एनसीपी जो है वो बुरी तरीके से टूट चुकी है। अब एनसीपी को कौन वापस लेकर आएगा, क्या शरद पवार इसके लिए कुछ करेंगे? लेकिन अगर मैं इनसाइड स्टोरी की बात करूं तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये एनसीपी की एक चाल हो, और एनसीपी सोच रही हो कि किसी तरीके से जो है बीजेपी के बीच में घुसा जाए और शिवसेना के बीच में घुसा जाए, और वहाँ पर जाकर इंटरनल स्टोरी को बिगाड़ें, या वहाँ से पता करें कि किस तरीके से जो है बीजेपी को ख़त्म किया जा सकता है और वहाँ पर राज किया जा सकता है, किस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट को लेकर आ सकते हैं। ये एक उनका पंच भी हो सकता है। तो ये एक हमारा सिर्फ थिंकिंग है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो एनसीपी बुरी तरीके से जो है पीछे हट जाएगी, क्योंकि शरद पवार अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो सकते। उनका राइट हैंड अजीत पवार ही थे, जो कि वहाँ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं और डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। क्या एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे, या फिर दोनों की कोलैबोरेशन से फडणवीस को बनाया जाएगा, या फिर जो पार्टी में नए नए आए हैं यानी कि अजीत पवार जी, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ये सब बातें देखने वाली होंगी। आने वाले टाइम में सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। और आने वाले टाइम में 2024 में इलेक्शंस भी आ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वहाँ पर किस तरीके से पार्टियाँ उस इलेक्शन को लड़ेंगी, किस तरीके से जो सीट्स का है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या ये सभी कोलैबोरेशन में लड़ेंगे या फिर अलग अलग करके सभी लोकसभा के चुनाव में फाइट करेंगे। तो इसी के साथ देखते हैं क्या होने वाला है 2024 में भी। अगर आप भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को नज़दीक से देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या कौन वहाँ का सीएम है, कौन सीएम बनने वाला है, क्या होने वाला है, कौन वहाँ पर 2024 में किस तरीके से लड़ाई होगी, किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या एनसीपी खत्म होने वाली है, क्या कांग्रेस का वहाँ से नामो निशान मिट जाएगा, क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।